दोस्तों ये बात तो हम सभी ही लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही अचानक से मेवात के इलाके में एक भयानक और खतरनाक हिंसा हो गई थी। हिंसा होते ही फौरन न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी ही दुनिया में मेवात का इलाका और मेवाती मुस्लिम चर्चाओं में आ गए थे। और मुझे उम्मीद है कि आप भी उन्हीं लोगों में शामिल होंगे कि जो इस हिंसा होने के बाद से ही लगातार अब तक मेवात के इलाके और मेव लोगों से जुड़े हुए बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे होंगे। आप ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर ये मेवात का इलाका है क्या, कहाँ पर पड़ता है, क्या ये कोई गांव है, शहर है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, आखिर है क्या चीज़। साथ ही आप लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि आखिर ये मेवाती लोग कौन हैं, इनका इतिहास क्या है, ये लोग कहाँ से आए थे, क्या करते हैं और आज के दौर में ये पूरे ही भारत में इतने ज्यादा मशहूर क्यों हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम मेवात से जुड़े हुए अपने सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की ये कंफ्यूजन दूर करता चलूं कि आज के दौर में मेवात ना तो किसी गांव का नाम है, न ही किसी कस्बे का और न ही किसी शहर का नाम है। इतिहास में भले ही मेवात एक बड़ा इलाका हुआ करता था और मुस्तकिल इलाका हुआ करता था, बल्कि एक लंबे वक्त तक ये एक अलग आज़ाद रियासत भी रहा था। वक्त के साथ साथ ताकतवर हुक्मरानों ने इस इलाके में ताकतवर सल्तनतें कायम की और फिर उनके ऊपर लंबे वक्त तक राज किया। मगर फिर जैसे जैसे वक्त बदला वैसे वैसे मेवात का नक्शा भी बदलता चला गया। देश के आज़ाद होने के बाद जब हमारा देश एक अलग शेप में बनना शुरू हुआ और अलग अलग जिलों इवन अलग अलग राज्यों में बटा, तो मेवात भी बढ़ता चला गया। किसी दौर में जिस पूरे इलाके को मेवात कहा जाता था, आज के दौर में वो मेवात न सिर्फ कई जिलों में बल्कि ये कहिए कि राजस्थान और हरियाणा नाम की दो स्टेट्स में भी बट चुका है। यानी मेवात रीजन का कुछ हिस्सा हरियाणा में है तो कुछ हिस्सा राजस्थान में है। मगर फिर भी उस खास इलाके को ही मेवात माना जाने लगा और मेवात कहा जाने लगा कि जहां पर आज के दौर में नूह नाम का जिला मौजूद है। बल्कि इस जिले का नाम भी सन 2016 तक मेवात जिला ही हुआ करता था। सन 2016 में इसका नाम बदल दिया गया और फिर इसको नूह का नाम दिया गया। यहाँ पर ही आज के दौर में ज्यादातर मेवाती मुस्लिम आबाद हैं। यहाँ पर मेवाती के जिनको मेव मुस्लिम भी कहा जाता है, उनकी आबादी कितनी ज्यादा है इस चीज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नूह हरियाणा के 22 जिलों में से सिर्फ इकलौता ऐसा जिला है कि जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में हैं। रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का रेशियो 80 और 20% बताया जाता है। यानी 80% मुस्लिम हैं तो 20% के करीब हिंदू मौजूद हैं। मेवाती मुसलमान ऐतिहासिक तौर पर अपने आप को राजपूतों का वंशज मानते हैं। यही वजह है कि दूसरे मुस्लिमों से उलट आज भी मेवाती मुस्लिमों के यहाँ पर आप लोगों को हिंदू ट्रेडिशन और हिंदू कल्चर का गहरा असर दिखेगा। इनके शादी ब्याह या फिर इस तरह की जो दूसरी चीजें होती हैं उनमें आज भी बहुत सारी हिंदू रस्में पाई जाती हैं। और तो और अगर आप लोग मेवात के इलाकों में जाओगे तो आप महसूस करोगे कि मेवाती मुसलमानों में कुछ लोगों के नाम भी ऐसे होते हैं कि जो देश के बाकी इलाकों में हिंदू कम्युनिटी के लोग ही रखते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं रखते हैं। मेवाती मुसलमानों के तार इतिहास में आज से लगभग 650 या फिर 700 साल पहले पैदा होने वाले एक हुक्मरान कि जिनका नाम राजा सोनपरपाल हुआ करता था उनसे जाकर जुड़ते हैं। राजा सोनपरपाल एक राजपूत हुआ करते थे, मगर फिर बाद में यानी कि 1355 ईस्वी में उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। राजा सोनपरपाल कि जिनका नाम इस्लाम अपनाने के बाद नहर खान हो गया था, उन्होंने मेवात के इलाके पर कायम की गई एक ताकतवर और खुशहाल सल्तनत पर लंबे वक्त तक राज किया था। उनको वली मेवात के नाम से जाना जाता था, जो एक उपाधि थी जो उस दौर में दिल्ली सल्तनत के ताकतवर हुक्मरान यानी कि फिरोज शाह तुगलक की तरफ से दी गई थी। बाद में उनकी नस्ल से जो दूसरे लोग भी मेवात की गद्दी पर बैठे, उन लोगों को भी इसी उपाधि यानी कि वली मेवात के नाम से ही जाना जाता था। मेवातियों के पूर्वज यानी कि राजा नहर खान की ये सल्तनत 1527 तक कायम रही थी, मगर फिर उस दौर में एंट्री हो चुकी थी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की, जिसने न सिर्फ मेवात की ही सल्तनत बल्कि इस इलाके की जो दूसरी और भी छोटी बड़ी सल्तनतें थी उनको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया था और यहाँ पर एक स्टेबल और ताकतवर सल्तनत की बुनियाद रखी कि जिसको इतिहास में मुगल सल्तनत के नाम से जाना जाता है। बाबर के साथ भी मेवातियों की जंग की बड़ी दिलचस्प कहानी है। बादशाह जहीरुद्दीन बाबर के जो अपनी पहले ही जंग में इब्राहिम लोदी को हरा चुका था, दूसरी जंग में उसका मुकाबला था राणा सांगा से। वही राणा सांगा के जिसके बारे में ये भी दावा किया जाता है कि यही वो इंसान था कि जिसने बाबर को भारत आने का न्योता दिया था। फिलहाल इस दौर में मेवात के इलाके पर राज हुआ करता था हसन खान मेवाती का, कि जो राजा नहर खान की इस सल्तनत के आखिरी और उनकी नस्ल के भी आखिरी हुक्मरान थे। उन्होंने इस जंग में राणा सांगा की तरफ से लड़ने का
फैसला किया। राणा सांगा के पास वैसे तो राजपूतों की 80,000 से लेकर 1 लाख के करीब फौज मौजूद थी। दूसरी तरफ बाबर के पास सिर्फ 40 से 50,000 की ही फौज मौजूद थी और इस हिसाब से उसके पास आधी फौज थी। मगर जहीरुद्दीन बाबर के पास प्लस पॉइंट ये था कि उसकी फौज न सिर्फ वेल ऑर्गेनाइज थी बल्कि साथ ही साथ उसके पास वो खतरनाक तोपें भी हुआ करती थी कि जिन तोपों को राजपूतों की आधी से ज्यादा फौज तो पहली बार देख रही थी और जो लोग इसको पहले से जानते भी थे तो उनके पास इसका मुकाबला करने का तजर्बा मौजूद नहीं था। साथ ही साथ बाबर कि जिसका बचपन ही तलवारों और घोड़ों के साए में गुजरा था और उसने अपनी पूरी उम्र जंगों के मैदान में ही गुजारी थी, उसको स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति बनाने में भी महारत हासिल थी। उसने जंग से पहले ही दूसरी तरफ के बहुत सारे सेनापतियों को और फौजियों को खरीदना यानी कि अपनी तरफ मिलाना शुरू कर